हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। अगर आप जेई मेन 2027 के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला डाउट जो बच्चों के मन में सबसे ज्यादा अभी आ रहा होगा कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब रिलीज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब आएगा, उसके बाद में एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, कितने अटेम्प्ट एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे। देखो, जब अटेम्प्ट की बात आती है तो दो चीजें निकलकर सामने आती है। एक ये होता है कि कोई बच्चा 12th पास आउट होता है, 12th पास करता है, तो उसके बाद कितने साल तक, मतलब एक बच्चा जेई मेन का एग्जाम कितने बार तक दे सकता है और जेई एडवांस का एग्जाम कितने बार तक दे सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि एक साल में कितने बार एग्जाम कंडक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, साल में ये एग्जामिनेशन आपको पता है कि जेई मेंस का 2 बार कंडक्ट होता है। पहला एग्जाम आपका जनवरी में होता है और दूसरा अप्रैल में होता है। लेकिन वो कौन सा एग्जैक्ट डेट है 2027 का, वो सारी बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 75% का क्राइटेरिया क्या कुछ है ये भी बात करेंगे। और सेफ स्कोर, मिनिमम कितने स्कोर आपको टारगेट करके चलना चाहिए जिससे कि आपका एक बेस्ट एनआईटी का सीट सिक्योर होगा। और उसके बाद अगर आपका ड्रीम आईआईटी है, एडवांस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप देखिएगा। उसके अलावा और भी कई सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस देंगे, हर एक बच्चों के लिए अभी से लेकर के, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, मतलब आपके 2 अटेम्प्ट एग्जामिनेशन होगा, उसका आंसर की रिजल्ट हो गया, उसके बाद में आपका काउंसलिंग होगा, ये हर एक टाइम पे हम लोग आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। सो ये चैनल पूरा जेई मेन, जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। सो सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन डेट की। तो जब रजिस्ट्रेशन डेट की बात आती है तो यहां पे 2 चीजें निकलकर सामने आता है, कौन से अटेम्प्ट का। तो सबसे पहले जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, हम उससे पहले एग्जाम डेट के बारे में समझ ले तो चीजें समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, सबसे पहला जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। जो जनवरी वाला एग्जामिनेशन है वो जनवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है, मतलब आप कह सकते हैं 20 जनवरी के बाद, ठीक है। 20 जनवरी के बाद आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट स्टार्ट होता है और अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल के आसपास आपका 1 से हो जाए या 2 से हो जाए या 3 से हो जाए, यही रेंज में आपका, मतलब कि स्टार्टिंग में आपका अप्रैल के स्टार्टिंग में सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन और जनवरी के लास्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो उसी अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो पहले रजिस्ट्रेशन जनवरी अटेम्प्ट वाला आपका आता है। पहले तो ऐसा होता था कि दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म साथ साथ में जारी हो जाता था और बच्चे दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते थे। लेकिन लास्ट ईयर से ऐसा हुआ कि दोनों का स्प्लिट करके अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज होने लगा। तो अगर हम जनवरी वाले एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 15 नवंबर के आसपास, 15 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने की पूरी पॉसिबिलिटी है जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको दोनों ही एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए, क्योंकि जो अटेम्प्ट आपका बेटर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा। जैसे मान के चलें बच्चा जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम देता है, इसमें आता है इनका 95 परसेंटाइल, ठीक है, और वहीं अप्रैल वाला देता है तो उसमें आ जाता है 97 परसेंटाइल या फिर 98 परसेंटाइल। तो इसमें अप्रैल वाला में ज्यादा है तो अप्रैल के अकॉर्डिंग इनका रैंक बनेगा, ठीक है। लेकिन वही बच्चा के ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे जनवरी वाला में देता है और जनवरी में 98 परसेंटाइल हो जाता है और अप्रैल वाला में 95 परसेंटाइल हो जाता है, उस कंडीशन में फिर जनवरी वाला काउंट होगा। मतलब जो बेटर होता है, कुछ बच्चों का ये मिथ होता है कि जनवरी वाला में दिया 98 आया और वो सेकेंड अटेम्प्ट देने से डरता है, क्योंकि अगर मान के चले खराब हो गया तो मेरा फिर वो जो अच्छा गया वो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, दोनों में से हो सकता है कि पहले वाला में 98 आया, इस वाला में 99 परसेंटाइल आ जाए अप्रैल वाला में, तो फिर 99 आ जाएगा तो आप ही का फायदा है ना, तो फिर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा आपको दोनों ही अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जबकि अप्रैल वाले एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये फरवरी के स्टार्टिंग में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है
स्टार्ट होता है। तो जब ये अप्रैल अटेम्प्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तब तक आप जनवरी अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन दे भी चुके होंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका जनवरी अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन खत्म होगा उसी बीच आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट है, जो अप्रैल में होने वाला एग्जामिनेशन है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो कमर कस लीजिए क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 15 नवंबर के आसपास आने वाला है और आपको एक एक करके सभी बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो ये दोनों बातें हमने कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, देखो साल में ये एग्जामिनेशन 2 बार होता है, मैंने आपको बता दिया। और एक होता है क्राइटेरिया। तो देखो कोई बच्चा जो 12th एग्जामिनेशन अभी दे रहा है, ठीक है, तो एज अपियरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है। पहला साल वो कौन बच्चा देगा, अपियरिंग वाला। अगर कोई बच्चा पिछले साल एग्जाम पास किया है तो क्या वो एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है। फर्स्ट ड्रॉपर भी एलिजिबल है और सेकेंड ड्रॉपर भी। 2 साल पहले भी कोई बच्चा एग्जाम पास किया है तो वो बच्चे भी एलिजिबल है, मतलब 3 साल तक जेई मेंस का एग्जाम दे सकता है। जबकि जेई एडवांस की बात करें तो 2 ही साल तक आप एलिजिबल हैं, जिस साल आपने एग्जामिनेशन दिया मतलब एज अ अपीयरिंग, और एक बार आपका ड्रॉपर मतलब फर्स्ट ड्रॉप लेकर के, ठीक है। ये 2 साल तक आप जेई एडवांस और 3 साल तक जेई मेंस के एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट वाली बातें आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, कमेंट में हम रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो डाउट आप सभी बच्चों के मन में रहता है कि 75% का क्राइटेरिया क्या है। देखो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है, देखो ये इसलिए नहीं होता जैसे किसी बच्चे का 12th बोर्ड में 75% नहीं है तो उस कंडीशन में एक और टर्म यहां पे आता है टॉप 20 परसेंटाइल। देखो होता क्या है, कई बार बच्चे स्टेट बोर्ड से एग्जाम देते हैं, वहां पे 75% लाना काफी टफ हो जाता है। तो ऐसे में 75% अगर देखने लग जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे। तो वहां पे देखा जाता है टॉप 20 परसेंटाइल, मतलब टॉप के 20% बच्चे में भी अगर आप आ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आप जो है एलिजिबल हैं। लेकिन एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम तो हर बच्चा दे सकता है, समझिएगा, एग्जाम हर बच्चा दे सकता है। मेंस का एग्जाम जिसके 50% भी है, मतलब जो पास भी है वो भी एग्जाम दे सकता है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल का, ये है आपके आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए। मींस कि जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, जेई मेंस का हो जाएगा, जेई एडवांस का हो जाएगा, उसके बाद एक काउंसलिंग होता है जिसका नाम है जोसा, और जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में। और इसका स्पेशल राउंड होता है सीसैट, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में। तो ये काउंसलिंग वही बच्चा करवा सकता है जिसका 75% मार्क्स हो 12th बोर्ड में या फिर टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर हो, वही बच्चा इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब आपका डाउट होगा कि सर जिसका 55% 12th बोर्ड में है, 60% है, 65% है, यहां पे एक चीज और है, 75% जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बच्चा है तो उसके लिए यहां पे 65% देखा जाता है, ठीक है। यहां पे फिर ये 75 नहीं रहेगा, ये 3 कैटेगरी वाले बच्चों को 65% पे ही एलिजिबिलिटी है। मतलब एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे का 12th बोर्ड में 65% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल है तो वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सभी जगह एडमिशन के लिए एलिजिबल है, मतलब जोसा और सीसैट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब अगला पॉइंट है कि किसी बच्चे का 65 से कम है, 62% आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में और भी देखो, जेई मेंस का एग्जाम तो आप दे ही देंगे, लेकिन जेई मेंस के बेस पे सिर्फ आपके इसी के अंदर एडमिशन नहीं मिलता, बल्कि कई जगह पे स्टेट कॉलेजेस जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, जैसे आपने नाम सुना होगा एकेटीयू, यूपी टैक, एकेटीयू के अंदर मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया। वहीं हरियाणा की बात करें तो HSTES का काउंसलिंग होता है, ये आप करवा सकते हैं, मतलब हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में जा सकते हैं, रीप का काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। बाकी अलग अलग स्टेट्स के कई सारे ऐसे काउंसलिंग्स होते हैं जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस आते हैं और वो भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं। जैसे जैक दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली, IGGTUW जो कि विमेंस के लिए पूरा रिजर्व होता है, और DSAU, ये 5 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे जो टॉप के जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया, DTU और NSUT, कई सारे NIT से भी बेटर कॉलेज हैं।
तो अगर यहां पर भी आपको टारगेट, अगर आपके 12th बोर्ड में कम मार्क्स आ गया तो आप इन सभी काउंसलिंग को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम देंगे और इसमें अच्छे परसेंटाइल आने के बाद में आप यहां पर भी आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जिस बच्चे का 75% या फिर SC ST PWD है 65% है तो वो हर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। वो जोसा CSAP उसके अलावा ये सारे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो ये चीजें थोड़ा सा बेनिफिट आपको होता है, ये मैंने आपको बता दिया 75% का क्राइटेरिया क्या कुछ होता है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के आपके अंत तक, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, हर एक चीज में 1-to-1 गाइड किया जाता है। हर एक चीज, अभी तो बस स्टार्टिंग है, बहुत सारी ऐसी डेप्थ वाली चीजें होती है जो आपको समझना होता है। जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन के बाद कई बार ऐसा होता है कि कम मार्क्स लाने वाले बच्चों का अच्छा परसेंटाइल बन जाता है और ज्यादा नंबर ला करके भी उनके अच्छे परसेंटाइल नहीं बनते हैं। रीजन क्या होता है, सारी चीजें हम बताएंगे, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो हर एक चीज जो आने वाले वीडियोज होगी वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर कितना रखना चाहिए, देखो मैं आपको बताऊं, मिनिमम आपको 200 मार्क्स तो टारगेट करना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपका टोटल 300 मार्क्स का होता है। अब इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। यहां पे मार्क्स मैटर नहीं करता, यहां पे आपको अच्छे परसेंटाइल लेकर के आने होते हैं। ये परसेंटाइल क्या है, मैंने बताया कि 200 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए आउट ऑफ 300, तब आप एक सेफ स्कोर के अंदर हैं, आपको एक NIT के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आप सभी को पता है कि होता है रिजर्वेशन, जैसे SC ST वाले बच्चे हैं या फिर PWD वाले बच्चे हैं तो हो सकता है उनके लिए कम मार्क्स की जरूरत पड़े, मतलब उनका जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 200 नंबर पर लाकर के जो कॉलेज मिल रहा है वही सेम कॉलेज इनको 140-150 नंबर पर ही मिल जाए, क्योंकि यहां पर रिजर्वेशन चलता है। दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि कई बार जैसे इजी शिफ्ट, देखो पेपर तो कई टाइप के होते हैं, कई बार इजी पेपर आ गया या मॉडरेट आ गया या हार्ड आ गया। तो देखो यहां पे एक ही दिन में सारा एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर इस एग्जाम के लिए लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है, समझिएगा, तो 15 लाख का एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जिसको अलग अलग शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है, टोटल 5 दिन में अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, 10 शिफ्ट में हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई शिफ्ट आपका इजी आ गया, कोई शिफ्ट आपका मॉडरेट आ गया और कोई शिफ्ट आपका हार्ड आ गया, ठीक है। और ये डिपेंड कैसे करता है, ये कैसे पता चलता है, तो कितने ज्यादा किस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा टफ है। तो हार्ड शिफ्ट आएगा, ठीक है, शिफ्ट अगर बहुत हार्ड आ गया, क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा गया, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे कम स्कोर करेगा, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, कम स्कोर करेंगे। लेकिन मॉडरेट आ गया तो ठीक ठाक स्कोर कर लेगा बच्चा, और बहुत इजी आ गया तो ज्यादा स्कोर कर लेगा ना। जैसे मान के चले कि कोई बच्चा हार्ड शिफ्ट में बैठा तो 150 नंबर ही लेकर के आएगा, मॉडरेट में बैठ गया तो 170 से 180 के आसपास लेकर के आ जाएगा। लेकिन बहुत इजी शिफ्ट में बैठ गया तो हो सकता है कि वही बच्चा 200 से लेकर के 210 के आसपास स्कोर कर ले। तो एक ही बच्चा लेकिन अलग अलग शिफ्ट में बैठ रहा है तो उसके अलग अलग मार्क्स बन रहे हैं। और यही होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि 200 नंबर पर भी 99 परसेंटाइल ही बन रहा है, और कई बार आपके 180 नंबर पर भी 99 परसेंटाइल बन रहा है, और कई बार 150 से लेकर के 160 पर भी 99 परसेंटाइल ही आपका बनता है। तो कह सकते हैं कि परसेंटाइल टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा शिफ्ट आपका है, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है, और शिफ्ट के देखते हुए ही आपका परसेंटाइल बनता है और परसेंटाइल से ही आपका रैंक निकलता है। तो एग्जैक्ट कहना तो बहुत मुश्किल है, पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए। लेकिन एक जनरल जो माना जाता है कि 200 नंबर तक अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको एक अच्छे NIT के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। और ये 200 नंबर तब जब मॉडरेट शिफ्ट आया, लेकिन बहुत इजी शिफ्ट आ गया तो आप इसको 220 तक टारगेट करके चलना पड़ेगा आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जैसे जनरल कैटेगरी में 220 में वो बोल रहा हूं, तो हो सकता है आपका OBC या फिर EWS है तो 210 मान लीजिएगा, SC ST है तो 180 से लेकर के 190 मान लीजिएगा। तो इस तरीके से यहां पे आपको मानकर चलना पड़ेगा, ठीक है। पेपर बहुत हार्ड आ गया तो उस कंडीशन में मिनिमम 180 नंबर तो आपको टारगेट करके चलना ही चाहिए। तो एक रेंज जो आप देखिएगा जब आप अपना मॉक वगैरह देंगे तो मिनिमम 200 नंबर तक आप लेकर के आ रहे हैं या फिर नहीं, ये इंश्योर आप जरूर करिएगा। और अगर कम रहा है तो अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट करने का ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि IITs NIT या फिर जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे सीटें बहुत लिमिटेड होती है, सीटें बहुत कम होती है और बच्चे काफी ज्यादा अपीयर होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने आपको कई बार बताया कि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक हम लोग आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। ये चैनल फुल्ली जेईई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। हर एक जानकारी यहां से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा होता है और कुछ मेजर चेंजेस निकलकर सामने आता है और 1 से 2 दिन का टाइम दिया हुआ होता है। अगर उस 2 दिन के अंदर करेक्ट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म वगैरह भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहें। जैसे ही कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे क्विक चीजें होती है, क्विक अपडेट होती है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे आप सभी के साथ में शेयर करता हूं। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। आप जाकर के फॉलो जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।